कहानी की स्टार्टिंग होती है साल 1991 से, जब अमेरिका और इराक के बीच जंग चल रही थी। चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों की आवाज गूंज रही थी। अमेरिकी फौज किसी भी कीमत पर दुश्मनों और आतंकवादी ठिकानों को मिटा देना चाहती थी, लेकिन वहीं एक सोल्जर था, जैक स्टार्क्स, जो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। गोलियों और धमाकों के इस शोर के बीच जैक को मासूम लोगों की चीखें और उनकी मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि उनकी ही सेना ने कुछ इराकी लोगों को बंदी बनाया हुआ है और उनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। बच्चे को डरा हुआ देखकर जैक उसकी मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस बच्चे ने अचानक अपनी जेब से गन निकाली और सीधा जैक के सिर पर गोली चला दी। जैक दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद घायल सैनिकों को मिलिट्री कैंप में लाया गया, जिनमें जैक भी शामिल था। मेडिकल टीम ने जांच की तो पता चला कि जैक की मौत हो चुकी है। वे उसे मुर्दा घर ले जाने ही वाले थे कि तभी अचानक जैक ने आंखें खोल दी, जैसे मौत को पीछे छोड़कर वापस लौट आया हो। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लंबे इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग में गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो गया है। यानी अब उसे अपने बीते वक्त की कई बातें याद नहीं रहेंगी और जो कुछ दर्दनाक यादें होंगी दिमाग उन्हें खुद ही दबा देगा। जैसे गोली लगने की वो घटना उसे अब याद ही नहीं थी। करीब 1 साल तक जैक का इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में चलता रहा। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने घर लौटने का फैसला किया, पर इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था, इसलिए वो हर अजनबी में अपनापन ढूंढता और सबकी मदद करने की कोशिश करता। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक औरत और उसकी छोटी सी बेटी सड़क किनारे दिखी। वो औरत इतने ज्यादा नशे में थी कि खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। जैक मदद के लिए उनके पास गया। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा कि उसका नाम जैकी है और बताया कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। जैक गाड़ी ठीक करने लगा। इसी बीच जैकी की नजर जैक के बैग में रखे उसके मिलिट्री टैग्स पर पड़ी। उसे वो टैग बहुत पसंद आए। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर उसे पसंद है तो वो उन्हें रख सकती है। जैकी खुशी से झूम उठी। तभी उसकी माँ जेन गुस्से में बाहर आई और जैक पर चिल्लाने लगी। जैकी ने माँ को समझाने की कोशिश की कि जैक तो बस मदद कर रहा था, लेकिन नशे की वजह से जेन कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। उसने गुस्से में जैक को वहाँ से जाने को कहा। जैक ने इसे दिल पर नहीं लिया, मुस्कुराया और अपने रास्ते चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक अजनबी ने उसे लिफ्ट दी। दोनों कुछ ही दूर गए थे कि तभी एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोक ली। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैक कोर्ट रूम में बैठा है, जहाँ उस पर केस चल रहा है। दरअसल जिस दिन जैक उस अजनबी की कार में लिफ्ट लेकर घर लौट रहा था, उसी वक्त कोई भयानक घटना हो गई थी, लेकिन एमनीशिया की वजह से जैक को उस दिन की कोई बात याद नहीं थी। पुलिस को घटना स्थल पर वो पुलिस वाला मृत अवस्था में मिला। उसे 3 गोलियां मारी गई थीं। वहीं थोड़ी दूरी पर जैक खुद भी जख्मी पड़ा था और उसके पास एक बंदूक भी मिली, पर जिसने जैक को लिफ्ट दी थी वो अजनबी गायब था। क्राइम सीन देखकर पुलिस को लगा कि जैक ने ही उस पुलिस वाले की हत्या की है और मरने से पहले पुलिस वाले ने भी जवाबी फायरिंग में जैक को गोली मार दी। जैक जानता था कि वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन एमनीशिया के कारण उसे कुछ भी याद नहीं था, न वो घटना न वो अजनबी जिसने उसे लिफ्ट दी थी। इसलिए वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। हालांकि जैक को जैकी और जेन साफ साफ याद थे, लेकिन कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जैक झूठ बोल रहा है। वो खुद को बचाने के लिए इन दोनों के बारे में मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, क्योंकि जांच में जेन या जैकी नाम की किसी औरत या बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, न कोई एड्रेस, न लास्ट नेम, कुछ भी नहीं। जब सारे सबूत जैक के खिलाफ जाने लगे, तब उसके वकील ने एक आखिरी कोशिश की। उसने कोर्ट में साबित किया कि जैक एक मानसिक रोगी है, इसलिए उस पर मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इस फैसले के बाद जैक को एल्पाइन ग्रोव नाम के एक क्रिमिनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ जैक को कैदी की तरह रखा जाता था। समय समय पर उसे बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती। जैक जानता था कि वो पागल नहीं है, फिर भी मजबूरी में उसे वो दवाइयाँ खानी पड़ती। कुछ दिन तक सब ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। 2 गार्ड्स अचानक उसके सेल में आए, उसके मुंह पर टेप चिपका दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे जैक को एक अजीब सा नशा महसूस होने लगा। गार्ड्स उसे पकड़कर बेसमेंट में ले गए, जहाँ उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर थॉमस बेकर पहले से मौजूद थे। डॉक्टर ने जैक को स्ट्रेट जैकेट पहनाई और उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए। फिर उसके मुंह से टेप हटाया। जैक गिड़गिड़ाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? लेकिन डॉक्टर बेकर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने जैक को उठाकर एक बड़े ड्रॉर में डाल दिया, वही ड्रॉर जिसमें लाशें रखी जाती हैं। अंधेरे और बंद उस जगह में जैक का दम घुटने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ ही देर में जैक पूरी तरह कमजोर पड़ गया। उसकी आंखों के सामने पुराने किस्सों के सीन फ्लैश करने लगे। कुछ तो काफी दर्दनाक थे, जैसे गोली लगने वाला वही लम्हा, वो दर्द, सब कुछ फिर से महसूस होने लगा। फिर अचानक वह अपने बचपन में लौट गया। अपनी माँ का दुलार, वो नाजुक पल और साथ ही कुछ अजनबी चेहरे भी झलकने लगे। कुछ वक्त तक वह दर्द से चिल्लाता रहा, फिर एकदम खामोश हो गया। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर ने उसे ड्रॉर से बाहर निकाला। वो सोच रहे थे कि शायद अब तक जैक बेहोश होगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जैक पूरी तरह होश में था। उसकी खुली आंखों में आंसू थे। गार्ड्स उसे उठाकर उसके कमरे में ले गए। अगली सुबह जैक एक्टिविटी हॉल में बैठे हुए मायूस होकर टीवी देख रहा था। तभी एक पेशेंट उसके पास आया। नाम था रूडी मैकेंजी
मैकेन्जी। रूडी जोर जोर से जैक से बातें करने लगा और अपने बारे में बताने लगा। गर्व से कह रहा था कि उसने अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश 30 बार की। वो इसे ऐसे बोल रहा था जैसे किसी बड़ी उपलब्धि की बात हो। रूडी दोस्ती करना चाहता था पर जैक ने खास ध्यान नहीं दिया। उस रात फिर 2 गार्ड्स आए और जैक को बेसमेंट की ओर ले गए। इस बार जैक ने विरोध तक नहीं किया। यह देखकर डॉक्टर थॉमस बेकर ने आशा जाहिर की कि ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे जैक को फायदा होगा। पर तभी जैक ने अचानक स्ट्रेट जैकेट उठाई और बेकर की तरफ दे मारा। जैक का जोर अत्यधिक था और बेकर का चेहरा जख्मी हो गया। गार्ड्स ने जैक को धक्का दिया, उसे पीटा और फिर जैकेट पहनाकर वापस उसी ड्रॉर में बंद कर दिया। इस बार बेकर ने जैक को दवाइयों की भारी डोज दी थी। जैक डर के मारे चीख पुकार कर रहा था कि वह यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन बेकर को उस पर कोई रहम नहीं आया। हालांकि बेकर का असिस्टेंट जस्टिन जैक की हालत को देखकर तरस गया। वह बेकर से गुजारिश करने लगा कि जैक को आजाद कर दिया जाए, पर बेकर ने मनाही कर दी और जस्टिन को याद दिलाया कि ये सब उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा है। हकीकत में बेकर का जो वह ट्रीटमेंट बता रहा था वो किसी इलाज से ज्यादा क्रूर एक्सपेरिमेंट था। उसकी नीयत ये थी कि मरीजों पर इतना डर, इतना दर्द और इतना अत्याचार किया जाए कि उनके अंदर की हिंसा, गुस्सा और नफरत हमेशा के लिए दब सा जाए, भले ही इस प्रक्रिया में किसी की जान चली जाए। बेकर को इससे परवाह नहीं थी। उसके लिए इस हॉस्पिटल का हर नया मरीज एक अपराधी था और अपराधियों के प्रति उसके दिल में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसका मानना था कि क्रिमिनल्स, यहाँ तक कि अगर वे दिमागी मरीज हों, उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर बेकर अपने मरीजों पर ऐसे बेरहम एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन ड्रॉर के अंदर बंद मरीज असल में क्या महसूस करते हैं, उनके साथ भीतर क्या घटता है। उस रात दी गई दवाइयों के हैवी डोज ने जैक के दिमाग को इतना सुन्न कर दिया कि उसका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह बंद हो गया। अब उसका सब कॉन्शियस माइंड हावी था। अचानक ही जैक की आंखों के सामने एक साफ चमकीला नजारा उभर आया। उसने खुद को एक सड़क के किनारे खड़ा पाया, बिल्कुल अकेला और उलझा हुआ। उसी वक्त एक लड़की जो पास के रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी, उसकी नजर जैक पर पड़ी। ठंडी हवाओं में पतले से कोट में कांपते हुए जैक को देखकर वो लड़की उसके पास आई। उसे लगा शायद जैक टैक्सी का इंतजार कर रहा है। वो बोली, अगर तुम टैक्सी का वेट कर रहे हो तो भूल जाओ, आज क्रिसमस ईव है, तुम्हें टैक्सी नहीं मिलने वाली। अगर चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। जैक ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उसकी कार में बैठ गया। लड़की ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कुछ शराब के घूंट लिए, फिर मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? जैक थोड़ा उलझन में बोला, मुझे पता नहीं। ये सुनकर लड़की चौंक गई। उसे लगा शायद जैक शहर में नया है। वो उसे अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसने जैक के लिए कोई शेल्टर होम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन क्रिसमस होने की वजह से हर जगह ताले लगे थे। जैक जाने लगा पर लड़की ने उसे रोक लिया और बोली, मैं तुम्हें ऐसे ठंड में बाहर नहीं छोड़ सकती, तुम यहीं रुक जाओ। जैक ने शुक्रिया कहा और अपना नाम बताने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने टोक दिया, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना, बस सुबह होते ही चले जाना। नशे में धुत वो लड़की सोफे पर ही सो गई। जैक उसे देखता रहा। उसे उसकी हालत पर तरस आ रहा था। वो लड़की भी उसकी तरह जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी। इधर उधर पड़े सामान को देखते हुए जैक का ध्यान अचानक एक मिलिट्री टैग पर गया। उसने उसे उठाया और जैसे ही नाम पढ़ा वो सन्न रह गया। वो वही टैग था जिसे उसने कुछ साल पहले उस छोटी बच्ची जैकी को दिया था जब उसने उनकी कार ठीक की थी। अब जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे में पड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में वही बच्ची और उसकी माँ जेन थी। वो दौड़कर उस लड़की के पास गया और पूछा, ये फोटो में जो बच्ची और औरत हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? लड़की ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ये तस्वीर मेरे बचपन की है और इसके साथ वाली औरत मेरी माँ है। जैक हैरान रह गया, यानी वो लड़की जैकी ही थी, वही छोटी बच्ची जिससे वो सालों पहले मिला था। जैक ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन सा साल चल रहा है? जैकी ने जवाब दिया, साल 2007। यानी जैक अब भविष्य में था, पूरे 15 साल आगे। जैक को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से जैकी से पूछा, तुम्हारी माँ जेन कहाँ है? जैकी की आंखें नम हो गईं। उसने भारी आवाज में कहा, माँ तो मेरे बचपन में ही चली गई। उन्हें सिगरेट पीने की बुरी लत थी। एक दिन वो बिस्तर पर ही सिगरेट पी रही थी, शायद बेहोश हो गईं और बिस्तर में आग लग गई। वो उस आग में जलकर मर गईं। तब से मैं अकेली हूँ, बिल्कुल बेसहारा। जैक की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं वही जैक हूँ जिसने तुम्हारी गाड़ी ठीक की थी। याद है, मैंने तुम्हें अपना मिलिट्री टैग दिया था। ये सुनकर जैकी का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में आ गई। वो बोली, ये क्या मजाक है? वो जैक तो साल 1993 में ही मर गया था, एल्पाइन ग्रोव हॉस्पिटल में। जैक हिल गया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वही हूँ। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन जैकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो चिल्लाई, बस करो प्लीज, मेरे घर से निकल जाओ। जैक कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर टूटे दिल के साथ बाहर निकल गया। सड़क पर आकर वो रोने लगा, लेकिन जब उसने खुद को संभालने की कोशिश की तो देखा कि वो अब भी स्ट्रेट जैकेट में बंधा हुआ था, उसी अंधेरे ड्रॉर के अंदर। जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत थी या कोई डरावना सपना। वो पूरी रात वहीं पड़ा रहा, भूखा, प्यासा और सांस के लिए जूझता हुआ। सुबह हुई तो डॉक्टर बेकर ने ड्रॉर खोला और उसे बाहर निकाला। जैक की हालत खराब थी। वो आधा बेहोश लग रहा था। कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद हॉल में जैक को फिर दवाइयां दी जा रही थीं। तभी डॉक्टर बेकर उसके पास आया। जैक ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? मुझे उस ड्रॉर में क्यों बंद रखते हो? बेकर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैक तुम्हें डिल्यूशनल डिसऑर्डर
बॉर्डर है, वो ड्रॉर, वो स्ट्रेट जैकेट, सब तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। तुम जो देख रहे हो वो असल में नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ने ही वाला था कि तभी एक और डॉक्टर ने उसे रोका। वो थी बेथ लॉरेंसन, जो वहाँ की साइकाइट्रिस्ट थी और मरीजों की देखभाल करती थी। बेथ को पहले से ही बेकर के गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स पर शक था। उसे डर था कि जैक का हाल भी वैसा ही ना हो जैसा पिछले मरीज टैड केसी का हुआ था, जो ट्रीटमेंट के दौरान मर गया था। बेथ ने सख्त लहजे में कहा, बेकर प्लीज जैक के साथ वही मत करना जो तुमने टैड केसी के साथ किया था। बेकर ने ठंडे भाव से जवाब दिया, टैड केसी याद है ना, उसने एक लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या की थी, फिर पेड़ पर चढ़कर भेड़िए की तरह चिल्लाने लगा था। ऐसे दरिंदे अगर पागल कहलाकर सजा से बच जाते हैं तो क्या वो इंसान कहलाने लायक हैं? मैं बस उनकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहकर बेकर वहाँ से चला गया। दूसरी ओर जैक के दिमाग में अब भी एक ही बात घूम रही थी, ये सब भ्रम नहीं हो सकता। जैक को अब पूरा यकीन हो गया था, उसे वाकई ड्रॉर में डाला गया था और उसने भविष्य में 2007 का टाइम ट्रेवल किया था। अब वह सच्चाई की जड़ तक पहुंचना चाहता था। उसने रूडी से बात करने का फैसला किया। जैक ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है बेकर उस ड्रॉर वाले एक्सपेरिमेंट में असल में क्या करता है? रूडी ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, वो मेरे साथ भी वही एक्सपेरिमेंट कर चुका है। जैक चौकन्ना हो गया। तो क्या तुमने भी ड्रॉर के अंदर कुछ देखा था? कोई और जगह, कोई और समय? रूडी ने सीधा हाँ कहा। अब जैक का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर डर भी घर कर गया, क्योंकि अगर वह सच में भविष्य में गया था, अगर उसने भविष्य की जैकी से मुलाकात की थी, तो इसका मतलब वो सब सपना नहीं था। और अगर वो सब सच था तो जैकी की कही हुई वो बात भी सच थी कि जैक 8 जनवरी 1993 को मर जाएगा। आज तारीख थी 26 दिसंबर 1992, यानी सिर्फ 4 दिन बाद उसकी मौत तय थी। ये सोचकर जैक का खून जम गया। अब उसे हर हाल में ये पता लगाना था कि उसकी मौत कैसे हुई थी ताकि वो उसे टाल सके। उसने रूडी से पूछा, अगर मुझे फिर से उस ड्रॉर में जाना है ताकि मैं सच्चाई देख सकूं तो मुझे क्या करना होगा? रूडी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिंपल है दोस्त, बस बेकर की नाक में दम कर दो, वो गुस्से में खुद ही तुम्हें फिर अंदर भेज देगा। बस यही सुनते ही जैक ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीजें तोड़ने लगा। बेकर को इतना भड़का दिया कि बेकर का सब्र जवाब दे गया। उसी रात बेकर ने जैक को हेवी डोज की दवाई देकर फिर से ड्रॉर में बंद कर दिया। इस बार जैक पूरी तरह शांत था, आंखें बंद, सांसें धीमी और दिमाग बिल्कुल खाली। थोड़ी ही देर में उसका होश जाता रहा और फिर कुछ अजीब दृश्य उभरने लगे, लेकिन इस बार वो भविष्य नहीं, उसका अतीत था। वो वही रात थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, जिसने उसे अपराधी बना दिया था। अब सब कुछ साफ दिख रहा था। वो देख रहा था, उसने एक अजनबी से लिफ्ट ली थी। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली। पुलिस वाले ने दरवाजा खोला ही था कि तभी उस अजनबी ने बंदूक निकाल ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। असल में वो अजनबी एक खतरनाक अपराधी था। उसकी गाड़ी चोरी की थी और वो पुलिस से बचने की कोशिश में था। उसने पुलिस वाले को 3 गोलियां मारी, लेकिन मरने से पहले पुलिस वाले ने भी पलटकर फायर किया और वो गोली उस अपराधी को नहीं बल्कि जैक के सिर पर लगी। जैक वहीं गिर पड़ा, बेहोश और लहूलुहान। वो अपराधी चालाकी से अपनी बंदूक के फिंगरप्रिंट मिटाकर उसे जैक के पास फेंक गया और मौके से फरार हो गया। जब पुलिस की मदद पहुंची और उन्होंने सीन देखा तो लगा कि जैक ही वो कातिल है जिसने पुलिस वाले पर फायर किया था, यानी असली गुनहगार भाग निकला और बेगुनाह जैक फंस गया। अब सब उसकी आंखों के सामने था। सालों से जिस सवाल ने उसे तोड़ा था, क्या मैं गुनहगार हूँ, उसका जवाब मिल चुका था। वो अपराधी नहीं बल्कि हालात का शिकार था। उस सच्चाई को देखकर जैक के अंदर पहली बार सुकून उतरा और जैसे ही वो उस याद से बाहर निकला, उसने खुद को फिर से भविष्य में पाया। एक रेस्टोरेंट में जैकी बैठी थी। वो जैक को फिर से देखकर हैरान रह गई। अब जैकी को भी यकीन हो चुका था कि जैक सच में पास्ट से फ्यूचर में आया है, क्योंकि जैक ने उसे बचपन वाली घटना एकदम सटीक बताई थी। जब वो पहली बार उससे मिला था, उसकी गाड़ी ठीक की थी और उसे अपना मिलिट्री टैग दिया था। जैक ने जैकी से मदद मांगी ताकि वो अल्पाइन ग्रूव जाकर पता लगा सके कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई। जैकी उसे हॉस्पिटल लेकर गई। अब 15 साल बाद वो जगह काफी बदल चुकी थी। डॉक्टर बेकर वहाँ नहीं था, लेकिन डॉक्टर बेथ अब भी वहीं काम कर रही थी। बेथ ने जैक को देखा तो हैरान रह गई। जैक ने अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ कहा कि 15 साल पहले जो पेशेंट जैक यहाँ एडमिट था वो उसका चाचा अंकल था और वो बस उसके बारे में जानकारी लेने आया है। जैक ने बेथ से पूछा, आप मेरे अंकल को कैसे जानती थी? बेथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैक मेरा सबसे खास पेशेंट था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। जैक ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या किया था उसने कि इतना खास बन गया? बेथ ने बताया, मेरी एक दोस्त का बेटा था जो दिमागी तौर पर बीमार था। वो बहुत स्लो था, ठीक से चल या बोल भी नहीं पाता था। जैक ने उसकी मदद की थी उसे नॉर्मल बनाने में। जैकी ने पूछा, कैसी मदद? लेकिन बेथ ने जानबूझकर कुछ नहीं बताया। अब जैक सीधे मुद्दे पर आया और बोला, मेरे अंकल जैक की मौत कैसे हुई थी? बेथ ने धीरे से कहा, उसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। जैक ने फिर
पूछा, पर सिर पर चोट लगी कैसे? इस बार बेथ ने टॉपिक टाल दिया। बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके हाव भाव से जैक को साफ समझ आ गया कि वो कुछ छुपा रही है। जब जैक ने दबाव डाला तो आखिरकार बेथ ने कहा, इस बारे में डॉक्टर बेकर को ज्यादा जानकारी होगी। दोनों उसके केबिन से बाहर आ गए। जैकी ने जैक से वादा किया कि वो उसके लिए डॉक्टर बेकर का एड्रेस ढूंढ निकालेगी। अब तक दोनों ने साथ में कई अच्छे पल बिताए थे। धीरे धीरे उनके बीच प्यार भी पनप गया था। उस रात दोनों ने प्यार भरे लम्हे साथ गुजारे, लेकिन अगली सुबह जब जैकी उठी तो देखा जैक जा चुका था। असल में उसकी दवाई का असर खत्म होते ही वो अपने टाइम में वापस लौट आया था। जैक अब भी बेहोश था। सुबह जब उसने होश संभाला तो खुद को हॉस्पिटल की बेड पर पाया, जहां डॉक्टर बेथ उसकी देखभाल कर रही थी। बेथ अब सब जानना चाहती थी कि बेकर जैक के साथ क्या करता था। जैक ने उसे पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन जब उसने कहा कि वो फ्यूचर में जाकर आया है तो बेथ हल्के से हंस पड़ी। उसे लगा जैक बस कहानी गढ़ रहा है। उसने भी जैक से वही कहा कि उसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो अपने दिमाग में बनी कहानी और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पा रहा। इस पर जैक ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, रूडी को भी पता है कि ड्रॉर के अंदर जाने वाला हर मरीज अपने फ्यूचर में जा चुका है, यहाँ तक कि खुद रूडी भी। बेथ हल्के से मुस्कुराई और बोली, रूडी की बातों पर भरोसा मत करो, वो तो हर किसी को कोई न कोई ड्रामा सुनाता रहता है। कहता है कि उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की, इसलिए वो यहाँ बंद है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। उस सदमे में वो पूरी तरह टूट गया और खुद को 2 महीने तक कमरे में बंद रख लिया। ये सुनकर जैक हैरान रह गया, क्योंकि जो कुछ उसने अब तक माना था वो सब झूठ भी हो सकता था। लेकिन जैक के पास अपनी बात साबित करने का एक और ठोस सबूत था। उसने बेथ के सामने बबाक का नाम लिया, वही बबाक जो बेथ की दोस्त का दिमागी रूप से बीमार बेटा था। ये सुनकर बेथ एक पल के लिए सन्न रह गई। वो चौंक गई, क्योंकि बबाक के बारे में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, और अब जैक के मुंह से उसका नाम सुनकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने ये कैसे जाना। उस रात एक बार फिर डॉक्टर बेकर ने जैक को ड्रॉर में बंद कर दिया, और जैसे ही दवा का असर हुआ जैक फिर से अपने भविष्य में पहुंच गया। जैकी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने बताया कि उसने डॉक्टर बेथ और डॉक्टर बेकर दोनों के बारे में कुछ नई जानकारी निकाली है। जैक ने पूछा, तो बताओ बेथ के बारे में क्या पता चला? जैकी ने कहा, पहले बेथ को लगता था कि उसकी दोस्त का बेटा सिर्फ दिमाग से स्लो है, लेकिन असल में उसे सीजर्स यानी दिमागी दौरे की बीमारी थी। बेथ ने उसके इलाज के लिए हल्की इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया, जिससे उसके दौरे रुक गए और वो पूरी तरह ठीक हो गया। जैकी ने आगे कहा, अब बबाक के ठीक होने की यही बात और इलेक्ट्रोशॉक वाली थेरेपी की डिटेल तुम्हें बेथ को बतानी है जब तुम अपने टाइम में वापस जाओगे। इसके बाद जैकी जैक को एक चर्च के पास लेकर गई, जहां उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर बेकर से। जैक को सामने देखकर बेकर ऐसे घबरा गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे लगा कि जैक शायद उसका बेटा है, लेकिन जैक ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। उसने कहा, मैं पास्ट से आया हूँ डॉक्टर, और ये टाइम ट्रेवल तभी मुमकिन हुआ क्योंकि आपने जो ड्रॉर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसी की वजह से। फिर जैक ने सीधा सवाल दागा, डॉक्टर मुझे पता है कि 1 जनवरी 1993 को मेरी मौत होने वाली है। मैं ये जानने आया हूँ कि मेरी मौत कैसे हुई थी। क्या मुझे तुमने मारा था? बेकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं जैक, मैंने तुम्हें नहीं मारा था। मुझे बस इतना याद है कि जब आखिरी बार मैंने तुम्हें ड्रॉर से बाहर निकाला था तब तुमने कुछ नाम लिए थे। जैक ने पूछा, कौन से नाम? बेकर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नेथन पाइहोव्स्की, जैक्सन मैग्रेगर और डेड केसी। ये तीनों वो मरीज थे जिनका मैंने इलाज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब मर गए। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला। जैक हल्के से मुस्कुराया और बोला, अभी अभी तो आपने खुद ही तो मुझे उनके नाम बताए हैं डॉक्टर। बेकर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर वहाँ से तेजी से निकल गया। उसी वक्त जैक को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं, सांसें भारी लगने लगी। उसे समझ आ गया कि दवा का असर खत्म हो रहा है और अब वो किसी भी पल अपने समय में लौटने वाला है। जल्दी जल्दी उसने जैकी से पूछा, तुम अपने पुराने घर का एड्रेस बता दो जहाँ तुम अपनी माँ के साथ रहती थी। जैकी ने जल्दी से एड्रेस बताया और उसी पल जैक की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। एक झटके में वह फिर से अपने प्रेजेंट टाइम में आ गया। जब बेकर ने जैक को ड्रॉर से बाहर निकाला तो जैक की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो कांपती आवाज में बोला, नेथन, जैक्सन और डेड केसी तुम्हारे उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में मारे गए थे डॉक्टर। एक दिन ये सब तुम्हारे सामने आत्मा बनकर आएंगे, तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। बेकर कुछ पल तक सन्न खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि जैक क्या कह रहा है। कुछ देर बाद जैक फिर से हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा था। तभी डॉक्टर बेथ उसके पास आई। वो जानना चाहती थी, जैक तुम्हें बबाक के बारे में कैसे पता चला? जैक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्ही ने बताया था मुझे डॉक्टर भविष्य में। बेथ हैरान होकर बोली, क्या मतलब? जैक ने कहा, तुम्हें पता चल गया था कि बबाक का दिमाग स्लो नहीं है, बल्कि उसे सीजर्स की बीमारी है। तुमने उसे हल्की इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी थी और वो पूरी तरह ठीक हो गया था। बेथ सख्त लहजे में बोली, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी बच्चों पर इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गई, लेकिन अंदर से बेथ बहुत कंफ्यूज और परेशान थी। वो बबाक को अपनी बेटे जैसा मानती थी और उसे किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहती थी। काफी सोचने के बाद उसने उस रात जैक की बात पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने बबाक को बहुत हल्की इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी और चमत्कार हो गया। बबाक के दौरे रुक गए। वो धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बेथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन जैक के पास आई और बोली, जैक तुम सही थे, अगर मैं तुम्हारी
तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो बताओ, जैक ने थकी हुई आवाज में कहा। भविष्य के हिसाब से आज मेरी मौत होनी है डॉक्टर, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? बेथ ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और दोनों निकल पड़े। जैक बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी वो जैकी के घर पहुंचा। नन्ही जैकी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जैकी की माँ जेन को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि कैसे उसकी सिगरेट की लत धीरे धीरे उसकी जान ले लेगी और उसकी बेटी जैकी अकेली और बेसहारा रह जाएगी। अगर उसने खुद को नहीं बदला तो उसकी जिंदगी नशे में बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जेन को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। तब जैक ने शांत लहजे में कहा, मैंने फ्यूचर देखा है और उसके मुताबिक आज मैं मरने वाला हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कल एल्पाइन ग्रोव हॉस्पिटल आ जाना, वहीं तुम्हें मेरी बॉडी मिलेगी। इतना कहकर जैक वहाँ से चला गया। वापस हॉस्पिटल लौटते वक्त उसने बेथ से एक आखिरी गुजारिश की, जब मेरा अंत करीब हो तो मुझे ड्रॉर में डाल देना ताकि मैं फिर से फ्यूचर में जा सकूं। इस वक्त जैक बहुत कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि वो इलाज अधूरा छोड़कर सिर्फ जेन को लेटर देने गया था। बेथ उसे संभालते हुए कार से उतार रही थी कि तभी अचानक जैक के दिमाग में एक पुरानी याद चमक गई। वो पल जब इराक वॉर में उसे गोली लगी थी। जैसे ही उस बच्चे ने उसे गोली मारी थी वैसे ही जैक को असल में भी एक तेज झटका महसूस हुआ। वो उछलकर सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। सिर फट गया, खून की धार बहने लगी। अब उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। बेथ ने तुरंत उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने फौरन डॉक्टर बेकर के असिस्टेंट जस्टिन को बुलाया। दोनों ने मिलकर जैक को उठाया और बेसमेंट में ले आए। उसे एक हैवी डोज की दवा दी गई और फिर ड्रॉर में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जैक की सांसें थमने लगीं और वह अपने शरीर से हमेशा के लिए मुक्त होकर फिर से भविष्य में पहुंच गया। इस बार जो भविष्य उसने देखा वो पूरी तरह बदल चुका था। वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था जहां उसने पहली बार जैकी से मुलाकात की थी, लेकिन अब वहां एक नई जैकी थी जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी लग रही थी। यानी जैक ने जो लेटर जेन को दिया था उसे पढ़कर जेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। उसने सिगरेट छोड़ दी और मौत से खुद को बचा लिया। वो अपनी बेटी को एक खुशहाल जिंदगी देने में कामयाब रही, जिस वजह से आज जैकी एक बेहतर इंसान और कामयाब औरत बन चुकी थी। हालांकि ये अब एक नया टाइमलाइन था जहां ये खुशहाल जैकी जैक से पहली बार मिल रही थी। उसने जैक को ठंड में ठिठुरता देखा और पहले की तरह गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट दे दी। जैक मुस्कुराया और खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। यही थी जैक की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें कई बार लगा होगा कि क्या सच में ये सब जैक के साथ हो रहा था या फिर ये सब सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। क्या जैक वाकई फ्यूचर में गया था या ये सब उसके दिमाग की बनाई हुई कहानी थी जिसे वो सच मान बैठा था। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि जैक ने बेथ को बबाक के बारे में बताया, यहाँ तक कि उसका इलाज कैसे होगा ये तक बता दिया, तो यही साबित करता है कि जैक सच में फ्यूचर में गया था। मगर कहानी के अंत में जब जैक जमीन पर गिरता है और उसके सिर पर गहरी चोट लगती है तो वहीं से एक नया सवाल उठता है। यह सीन बहुत हद तक शुरुआत जैसा ही था। इराक वॉर के दौरान जब जैक को सिर में गोली लगी थी वह ठीक वैसे ही जमीन पर गिरा था जैसे अब सवाल उठता है, जब शुरुआत में उसकी मौत हो चुकी थी तो वो दोबारा जिंदा कैसे हुआ, क्योंकि गोली सीधी उसके सिर में लगी थी और ऐसे में किसी का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या ये माना जाए कि अब तक जो भी कहानी हमने देखी वो सब जैक के दिमाग के अंदर चल रहा था? यानी जैक शुरुआत से ही बैटलफील्ड पर घायल पड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थीं, पर उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे भविष्य की अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग रास्ते दिख रहे थे कि अगर वो बच गया तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन हर संभावना, हर कहानी घूम फिरकर वहीं आकर रुक गई उस एक पल पर जब उसे गोली लगी थी और अंत में वो मर गया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।